नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 पासपोर्ट बनवाने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला आजम की यह तीसरी सजा है। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों बाप बेटे रामपुर जेल में बंद हैं। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के उपयोग को कोर्ट ने गंभीर अपराध माना है। रामपुर के जिला जेल में पहले से ही एक पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ इस फैसले ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उनके पिता भी इस समय जेल में बंद है। दरअसल 2019 में ये केस दर्ज हुआ था। वर्तमान में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम और अन्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाए थे। एक असली और वैध दस्तावेज अपने नाम पर बनवाया था, दूसरा अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज, नकली नाम और पहचान पर तैयार किया गया था। देखिए, ये मामला था अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट से संबंधित, और जो इस समय शहर विधायक हैं श्री अमान आकाश सक्सेना जी, उनके द्वारा ये सन 2019 में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मुकदमे का आज फैसला जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट श्रीमान शोभित बंसल जी ने सुनाया है, और इस निर्णय में अब्दुल्ला आजम खान को अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराए जाने के बाद 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह अपराध समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों से अपराध, दंगा, पहचान की धांधली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जांच कर रही है। कानपुर में वेरिफिकेशन ड्राइव के तेजी के साथ चल रही है। वहीं आगरा में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ के गाजीपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन की टीम लोगों की जांच कर रही है। गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच एक अवैध मदरसा भी पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। की इस बस्ती में जहां पर पुलिस इस वक्त वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, यहीं पे इसी बस्ती के बीच में एक छोटा सा मदरसा भी बनाया गया है। फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इस बस्ती में रहते हैं उनको इसमें दीनी तालीम। ये कमरा किस चीज का है, क्या करते हैं? ये कमरा खाली बच्चे को पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, गरीब बच्चे को थोड़ा मदरसा टाइप। हाँ, मदरसा है। हाँ। दीनी तालीम वगैरह देते हैं। हाँ। कोई हाफिज साहब आते, कौन आते? हाफिज साहब आते। बहराइच में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू विश्व परिषद ने जांच की मांग की है। जिले के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जिनके वेरिफिकेशन को लेकर बीएचपी ने मांग उठाई। त्रिमुहानी रोड, दरगाह, कल्पीपारा कॉलोनी में सैकड़ों लोग रहते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की नागरिकता और उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, और यदि कोई भी घुसपैठिया हमारे बहराइच में है तो उसको बाहर होना चाहिए, चाहे बांग्लादेशी हो, म्यांमार का हो, चाहे कोई भी घुसपैठिया हो। मैं उसका विरोध करता हूं।
कानपुर में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए स्पेशल अलर्ट टीम बनाई है। कानपुर पुलिस अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इंदिरा नगर इलाके में 20 परिवार अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जांच कर रही है। बस्ती में यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, लोगों को मदरसे जैसे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों पर अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में कोई अवैध नहीं है। बीजेपी नेताओं को कहां से अधिकार मिला कि वो घुसपैठियों को चेकिंग करेंगे। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहाँ से मिल गया? क्या आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए किसी बीजेपी के नेता को कहाँ से अधिकार मिल गया? क्या आप घुसपैठिया चेक करेंगे? बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये बड़े सार्वजनिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनका समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। इसे सुरक्षा के लिहाज से देखें, सियासत के हिसाब से नहीं। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा है। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। अरुण गोविल ने कहा कि देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे लगाए जा चुके हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में भी अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरे सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी वाले बयान का साध्वी निरंजन ज्योति ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए, इसे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। मंदिरों में लगाते हैं तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, कल का कोई घटना घट गई तो कैसे प्रारूप मिलेगा आपके पास? तो चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सीसी कैमरा तो लगाना चाहिए, खुद को लगाना चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के बयान के बाद सुरक्षा मानकों पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कई लोग इसे समान सुरक्षा नीति की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे विवाद पैदा करने वाला मुद्दा भी बता रहे हैं। अरुण गोविल ने लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया। अरुण गोविल ने कहा है कि देश में मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य किए जाएं। मदरसों में सीसीटीवी वाले बयान पर धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया। उन्होंने कहा कि शरीयत मस्जिदों में सीसीटीवी लगवाने की इजाजत नहीं देती है। अरुण गोविल जी ने जो बात कही है, उनको शायद मालूम नहीं है
या मालूम हो करके भी अज्ञानी बन रहे हैं। मदरसों में सीसीटीवी कैमरे पहले से भी लगे हुए हैं और कुछ जगह अगर नहीं लगे हैं तो वो भी लग जाएंगे, मगर मस्जिदों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ होगा मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना। हाँ, बाहर दरवाजे पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और उसको गली कूचे में भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे हम लगने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अरुण गोविल साहब का नज़रिया यहाँ से ये समझ में आता है कि वो ये समझते हैं शक के दायरे में ले रहे हैं मदरसों को और मस्जिदों को और उनकी फ़िरका वाराना ज़हनियत का यहाँ से पता चलता है। कल नोएडा में बीएसपी की बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 6 मंडल सहित उत्तराखंड से भी कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा
कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी 2 की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य एक जनपद एक व्यंजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। सीएम योगी ने कहा है कि ओडीओपी 2 के जरिए स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार हैं। वहीं योगी सरकार के 8 सालों में रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। यूपी में बेरोजगारी दर अब घटकर महज 2.4% रह गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएम योगी ने ओडीओपी स्कीम की समीक्षा की। ब्रांड यूपी की पहचान बनने के बाद अब ओडीओपी 2.0 लॉन्च होगा। मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि ओडीओपी योजना को और विस्तार देना समय की मांग है, जिसमें बेहतर प्रशिक्षण, ऋण सुविधा का विस्तार किया जाना जरूरी है। अब खान पान की परंपरा भी यूपी में ब्रांड बनेगी। उत्तर प्रदेश में अब एक जनपद एक व्यंजन की नई पहल शुरू की जाएगी, जिसे प्रदेश के सभी यूनिटी मॉल और बड़े रिटेल नेटवर्क में प्रदर्शित किया जाएगा। ओडीओपी निर्यात सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इस स्कीम से स्थानीय उद्योग, निर्यात और रोजगार को नई ऊंचाई मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि ओडीओपी और ओडीओसी मिलकर उत्तर प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की नई ताकत बनाएंगे। योगी सरकार के 8 सालों में रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कभी 19% तक पहुंच चुकी प्रदेश की बेरोजगारी दर अब घटकर मात्र 2.4% रह गई है। ये बदलाव प्रदेश में तेजी से बढ़ते रोजगार अवसरों, उद्योगों के विस्तार और कौशल आधारित प्रशिक्षण योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिन्होंने अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। केवल पिछले 1 वर्ष में ही इस सेक्टर ने 18 लाख नए रोजगार देकर छोटे उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। सरकारी प्रोत्साहन और आसान ऋण योजनाओं के कारण ये सेक्टर गांवों और कस्बों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भारी कमी आई है और युवाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है, चाहे वो एमएसएमई क्षेत्र हो या फिर दूसरे और क्षेत्र। हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में इस बात पर मुहर लगी और जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है और जो बेरोजगारी की दर है वो उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कम होती जा रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। नशीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने सफाई देते हुए खुद को अपने आप को निर्दोष बताया। उसने आरोप लगाया है कि मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मुझे फंसाया है। मैंने कानूनी तरीके से फैंसीडिल बेचा और फैंसीडिल सिरप प्रतिबंधित नहीं है, इसको मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। दिनों से लगभग 1 महीने से मेरे बारे में न्यूज़ चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं।
माननीय अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी ऐसी इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। कफ सिरप केस में अखिलेश यादव ने कहा कि इस मकड़जाल से गाड़ियां गिफ्ट की गई हैं। न्याय देने वाला बुलडोजर कहां है? एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्योंकि दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकड़जाल फैला हुआ था, उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं, और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं। कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा।